शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटीआर टीचर एग्जाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? पहला ऑप्शन है शाह आलम सेकंड, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है अकबर सेकंड और चौथा ऑप्शन है शाह आलम फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो थे वो बहादुर शाह जफर के पिता थे और बहादुर शाह जफर जो थे मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम बादशाह थे और इन्होंने ही क्या है राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके लंदन भेजा था। और लंदन जाने से पहले इनका नाम राम मोहन राय था। उन्होंने लंदन के बाद इसके बाद में वहाँ भेजा, उसके बाद में राजा की उपाधि उन्होंने इसके लिए दी और इसका नाम राजा राम मोहन राय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू धर्म में क्या था, जो विधवा हो जाती थी उनकी शादी नहीं की जाती थी, तो उनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया और ताकि वो अपनी शादी कर सकें और अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ा सकें। तो ये अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन 1856 में पारित किया गया था, सेकंड ऑप्शन 1846, थर्ड ऑप्शन 1816 और चौथा ऑप्शन है आपका यानी कि 1826। तो 1856 में ये पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि अगर किसी कारणवश किसी औरत का कोई पति मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकती है इस अधिनियम के बाद। तो इस अधिनियम के द्वारा उनके लिए, ये विधवा के लिए उनका हक दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत पर किसका राज था? तो भारत पर उस समय अकबर राज करते थे। अकबर का शासन भारत पर था और वहाँ पर क्या था, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन शहरशाह सूरी, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है अकबर। तो राइट आंसर होगा आपका अकबर। चौथा क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती वंश के 5वें वंशज थे और ये 5वें सूफी संत थे। इनके जो गुरु थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थे। दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा ऑप्शन है मखदूम याह्या मनेरी, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कादिर गिलानी। तो आपका राइट आंसर होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजरत निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। पांचवा क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो बाबर जो थे वो कलंदर के नाम से विख्यात थे और उनको ये उपाधि दी गई थी उनकी ईमानदारी के लिए। और इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत में युद्ध लड़ने के बाद में वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद में इन्होंने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की, यानी कि मुग़ल वंश की नींव रखी। तो बाबर मुग़ल वंश के संस्थापक भी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड बाबर, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहाँ। तो राइट आंसर होगा आपका बाबर। और इन्होंने अपने पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें तोपों और गोलों का प्रयोग किया था। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है और उस जनगणना को पिछली जनगणना के साथ में उसका कंपेयर किया जाता है कि कितनी जनगणना बढ़ी और कितनी घटी। तो हर स्टेट वाइज भी ये कार्य किया जाता है। तो पिछली जो जनगणना थी 2001 से 2011 के 10 साल के बीच में, तो किस स्टेट की जनसंख्या घटी थी? तो पहला ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नागालैंड, यानी कि जो नागालैंड की जनसंख्या थी वो 0.6% 2001 से 2011 के बीच में घट गई थी। और जबकि जो सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी थी 2001 से 2011 के बीच में वो मेघालय की बढ़ी थी 27%। सातवां क्वेश्चन, हैदराबाद खालसा नदी पर स्थित है। तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है और मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी तेलंगाना स्टेट में बहती है और तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद है। तो हैदराबाद क्या है, मूसी नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है मूसी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि मूसी। आठवां क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल क्या है, एक परतदार सेल होती है और इसमें क्या है जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें अवसादी सेल में और ये परतदार होती है। तो दूसरा ऑप्शन अग्नि सेल का, तीसरा ऑप्शन रूपांतरित सेल का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे अवसादी सेल का उदाहरण है। कोयला एक अवसादी सेल का उदाहरण है और अवसादी सेलों में ही सीमेंट वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, अवसादी सेलों से ही।
तो 9वां क्वेश्चन है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते। तो आपको पता है हर प्रत्येक ग्रह का अपने उपग्रह होते हैं और उपग्रह जो है ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। तो पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध और शनि, और चौथा ऑप्शन है शुक्र और मंगल। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बुध और शुक्र के कोई भी अपने ग्रह नहीं हैं और बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह खालिस्तान स्थान में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो आपका अरब सागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर, चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, यानी कि फलों का बगीचा। कौन सा क्षेत्र है वो जिसको फलों का बगीचा कहा जाता है पूरे विश्व का। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सवाना क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है टुंड्रा क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वहाँ पर फलों का अत्यधिक उत्पादन होता है और अधिक उत्पादन होने के कारण ही उसको विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो विश्व का जो फल उद्यान जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है। तो संसार की छत, पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है पामीर और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो तीसरा ऑप्शन यानी कि पामीर का जो पामीर है जो उसकी जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, इसलिए उसको क्या संसार की छत कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मारुस्थल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मारुस्थल संसार का कौन सा है, सहारा मारुस्थल। ये गर्म मारुस्थल है और ये सबसे बड़ा है। इसकी ये जो क्षेत्रफल है ये कई देशों में फैला हुआ है ये मारुस्थल। तो पहला है आपका गोबी, दूसरा कलाहारी, तीसरा सहारा, चौथा थार। तो आपका राइट आंसर होगा यानी सहारा, थर्ड ऑप्शन। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे संसार का पूछा है तो संसार का सबसे बड़ा मारुस्थल सहारा मारुस्थल है। अगर भारत का वो पूछेगा तो सहारा नहीं आएगा उसमें, तो यहाँ पे संसार का पूछा इसलिए सहारा राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दिए गए हैं जो चुनाव से संबंधित हैं। तो कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन है यानी ए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। क्या होता है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, और उसको जब आगे भेज देते हैं तो वो उसके लोगों की तरफ से उनको फिर अधिकार होता है देश के लिए कानून और नियम बनाने का। तो ये बी जो कथन है यानी दूसरा जो कथन है वो है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। तो ये भी ठीक है, यानी कि चुनाव द्वारा सरकार को बदला जा सकता है। दोनों ही कथन ठीक हैं, सही हैं। तो पहला ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, दूसरा ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन सही हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक शतल नहीं है। तो मुगल चारबाग जो है ये एक पद्धति है और इस पद्धति के द्वारा क्या है ये निर्माण में यानी कि सिविल निर्माण में काम आती थी। जो बिल्डिंगें जो उस समय धरोहर जो महल बनाए जाते थे उसमें जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसमें इस पद्धति का उपयोग किया जाता था। तो हुमायूं का मकबरा उसमें भी मुगल चारबाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसमें चारबाग पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तीसरा ऑप्शन है शालीमार बाग, चौथा ऑप्शन लाल महल बारी। तो शालीमार बाग, लाल महल बारी और हुमायूं का मकबरा इन तीनों में ही चारबाग पद्धति का उपयोग किया गया है, जबकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में इसका उपयोग नहीं किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 16वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कथन दिए दिए हैं नीचे ऑप्शन टाइप में। ऑप्शन में क्या है 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन बताना है पंचायती राज के संबंध में। तो पहला देखते हैं, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय सत्र नहीं, जिला परिषद दूसरा सत्र नहीं है। दूसरा सत्र जो है वो ब्लॉक समिति उसको बोलते हैं, तो वो दूसरा सत्र होता है। दूसरा देखते हैं, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्य द्वारा किया जाता है। नहीं, उस ग्राम सभा के सचिव का चुनाव सदस्य द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी क्या होती है नियुक्ति होती है, उसकी नियुक्ति की जाती है।
तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, नहीं, ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। चौथा ऑप्शन है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ये ठीक है, यानी कि संवैधानिक जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे हटकर नहीं, बल्कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक राज्य के अपने अलग पंचायतों के संबंध में अपने कानून अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य के पंचायतों के संबंध में अपने कानून अलग होते हैं, बट उनको जो दिशा निर्देश हैं संवैधानिक उनका पालन करते हुए कानून बनाने पड़ते हैं। तो राइट आंसर आपका चौथा। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा डिफरेंस करके इसको पूछ रखा था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ भी ये पूछ रखा था कि पंचवाणी और बीजक में इसी सेम मिलता जुलता सा क्वेश्चन था। वहाँ पे पूछ रखा था कि किसकी रचनाओं को, यहाँ पे पूछ रखा था कि किसकी कविताओं और विचारों को। ठीक है, तो इतना डिफरेंस यहाँ पे क्या है। तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई, चौथा ऑप्शन रविदास। तो आपको राइट आंसर होगा यहाँ पे कबीर, यानी कि कबीर की कविताओं और विचारों को दोनों ही पुस्तकों यानी पंचवाणी और बीजक में क्या संरक्षित किया गया है। और इसमें ये भी दिया गया था क्वेश्चन में कि बीजक जो पुस्तक है उसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और उसका जो बीच का भाग है उसमें ये कविताएँ और कविताओं को उसमें दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ये राज्य का नाम दिया गया है गढ़ कटंगा के गोंड। ये एक राज्य का नाम है, उस समय ये राज्य का नाम था गढ़ कटंगा के गोंड। तो ये जो राज्य था इसके संबंध में सही कथन बताना है, ठीक, ये राज्य के बारे में नीचे जो कथन दिए गए हैं इनमें से सही कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। दूसरा ऑप्शन है ये कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। ठीक है, यानी कि ये कमज़ोर जो बुंदेल जो थे वो कमज़ोर थे और मराठे जो थे वो भी कमज़ोर थे, और ये क्या है उनके सामने एक शक्तिशाली बन के उनके खड़ा हो गया है राज्य। तीसरा ऑप्शन है 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि यहाँ पर दुर्गावती के द्वारा मुगलों को यहाँ पर हार का सामना नहीं करना पड़ा। चौथा ऑप्शन है ये राज्य केवल नगरों से बना था, ये भी गलत है। तो इसके बारे में जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि ये जो राज्य था उस समय का ये एक समृद्ध राज्य था और ये हाथियों के लिए फेमस था। यहाँ पे हाथी बहुत अधिक थे और यहाँ के लोग क्या करते थे, हाथियों को पकड़ते थे और उनको फिर बेचते थे, उनका निर्यात करते थे और फिर क्या था धन कमाते थे। तो एक तो इस राज्य के बारे में ये चीज़ हो गई कि ये क्या है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा ये जो राज्य था वो मध्यकालीन भारत में था और ये एक और इसकी विशेषता ये थी कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता था ये राज्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 19वां क्वेश्चन है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, यानी कि यहाँ पे एलोरा की गुफा नंबर 15 भी डाल दिया, यानी 15 नंबर जो एलोरा की गुफा है, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में एलोरा गुफा, वहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं हैं जो अलग अलग धर्मों, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म इनसे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन पूछा है गुफा नंबर 15 के बारे में। तो जो 15 नंबर गुफा है जो उसमें जो भित्ति चित्र हैं जिनमें उनमें क्या दिखाया गया, उसमें उस भित्ति चित्र में ये दिखाया गया है कि जो विष्णु जो था वो आदमी के रूप में एक शेर था, वो आदमी के रूप से एक शेर था अर्थात पुरुष सिंह था। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ चुका है, रूप में दिखलाया गया है कि किस काल की कृति है। यहाँ पे पूछा है काल, तो ये किस काल की कृति है, यानी कि उस समय किसका राज था, क्यों इसके राज्य की ये कृति है, किसके राज्य में ये बनाया गया था, मेनली ये है। यानी कि एलोरा की गुफा नंबर 15 में जो भित्ति चित्र बनाया गया जिसमें विष्णु को आदमी के रूप में शेर दिखाया गया, ये किसके काल में बनाया गया, तो ये बनाया गया था राष्ट्रकूट के काल में, राष्ट्रकूट काल में। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य काल, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राष्ट्रकूट काल में।
फाइनल 20वां क्वेश्चन है आज के लिए, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी। तो वस्तु विनिमय के बारे में बताना। यहाँ पे ये एक पद्धति है और इसमें क्या होता है, इसमें धन का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि वस्तुओं का वस्तुओं से आदान प्रदान किया जाता है। ये पहले बहुत प्रचलित पद्धति थी और ये आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि धन के उपयोग के बिना तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास ये चीज़ है तो इसको ले, और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तेरे पास वो चीज़ है उसको मुझको दे। तो इस तरह से आदान प्रदान होता है वस्तुओं का। तो पहला ऑप्शन है ये वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। दूसरा ऑप्शन है ये है वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, नहीं इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, ये भी गलत है, इसमें खर्चीली नहीं है बल्कि इसमें क्या है, अपना जो समान उपयोगी की वस्तु होती है, दोनों के लिए समान उपयोग की वस्तु उसका आदान प्रदान आपस में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है ये धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो आसान नहीं है, आसानी के लिए तो क्या है, ये धन का उपयोग किया जाता है कि धन लेकर के जाओ और किसी वस्तु को कहीं भी उसकी कीमत के हिसाब से खरीदो बेचो, जबकि वस्तुओं का मूल्यांकन करना पड़ता है कि बाजार मूल्य का, फिर उनकी उपयोगिता का, फिर उनका आदान प्रदान। तो ये आसान नहीं बनाती प्रक्रिया को, बल्कि यहाँ पे जो ये पद्धति है यहाँ पे उसकी विशेषता ये है कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का एक व्यापार है। तो आज के लिए थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।